नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। सिहवारा गांव की रातें हमेशा खामोश रहती थीं, पर उस साल की ठंडी ऋतु में अंधेरे में कुछ ऐसा तैर रहा था जिसे समझना आसान नहीं था। चांद की रोशनी धुंधली थी, हवा में मिट्टी की नमी थी, और कच्चे रास्तों पर कदम रखने से लग रहा था जैसे धरती कुछ कहना चाहती हो। आदित्य, जो दिल्ली से छुट्टियों में अपने गांव आया था, इस बार लौटते ही महसूस कर चुका था कि कुछ बदल चुका है। लोगों के चेहरों पर ऐसी घबराहट थी जो किसी एक घटना से नहीं बल्कि किसी लंबे समय से चल रही बेचैनी से उपजी लगती थी। दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते, बच्चे बाहर खेलने नहीं निकलते और बूढ़े लोग अचानक चुप्पी साध लेते। गांव वालों के बीच ये चर्चा फैलने लगी थी कि रातों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो इंसानी नहीं लगती। विराज ने पहले इसे अंधविश्वास समझा, पर जब उसकी बहन रिया ने बताया कि खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी रहती है जो सुबह होते ही गायब हो जाती है, तब उसकी रीढ़ में भी कंपकपी दौड़ गई। वो जानता था कि रिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि पुराने कुएं के पास कोई अजीब आवाज सुनी गई है, जैसे कोई अंदर से किसी को बुला रहा हो। कुछ मानिशों का दावा था कि कुएं के पानी में किसी का चेहरा दिखा है, मगर वो चेहरा इंसानी नहीं था बल्कि धुंध की तरह हिलता डुलता था। विराज ने जाकर देखा तो कुएं के आसपास अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, जैसे हवा उस जगह को छूने से डर रही हो। उसके पिता ने चेतावनी दी कि उधर ज्यादा मत घूमना, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही गई। शाम को वो पीपल के पास बैठे मकबूल दादा से मिलने गया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति माने जाते थे। दादा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ है जो वापस आया है। ये वही है जो सालों पहले हुआ था, पर लोग भूल गए। विराज ने पूछा कि क्या, पर दादा ने जवाब देने के बजाय सिर्फ पीपल की ओर इशारा किया, जहां हवा की सरसराहट मानो कोई दबी हुई कहानी सुना रही थी। उसी रात विराज ने अपने बचपन की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने गांव की दंत कथाएं लिखी थीं। उसमें एक नाम बार बार उभर रहा था, काली हवेली। कहा जाता था कि वहां कभी सावित्री नाम की औरत रहती थी जिसे धोखा मिला, और उसने बदले की आग में कुछ ऐसा कर दिया जो गांव के इतिहास में दफन कर दिया गया। उस हवेली में कुछ ऐसा बंध गया जो न पूरी तरह जीवित था न पूरी तरह मृत। वही हवेली गांव से बाहर दो बड़े बरगदों के बीच खड़ी थी। 3 दिन बाद रिया अचानक गायब हो गई। घर में उसके होने का कोई निशान नहीं था, केवल उसकी कलाई का टूटे रिबन का एक हिस्सा आंगन में मिला। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। विराज को तुरंत समझ आया कि इसका जवाब हवेली में मिल सकता है। वो 4 युवाओं को साथ लेकर रात में हवेली पहुंचा। हवेली दूर से ही किसी जानवर की तरह घूर रही थी। टूटी खिड़कियां, धूल भरी दीवारें और अंदर से आती सीलन की गंध किसी भूली हुई त्रासदी का इशारा कर रही थीं। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा जैसे भारी हो गई है। दीवारों पर हाथ फेरने से एक अजीब धड़कन सी महसूस होती, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। विराज को एक कमरे में एक पुराना आईना मिला, काला पड़ चुका, पर उसके भीतर जैसे कुछ हिल रहा हो। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे उसी आईने में रिया की परछाई दिखाई। उसके चेहरे पर भय और खालीपन था। विराज ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। जब उसने दोबारा आईने में देखा, परछाई ने होंठ हिलाए और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, लौटा तो। उसी क्षण आईना कांपने लगा और कमरे के दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। युवाओं में से एक डरकर भागा और बाहर जाते ही बेहोश हो गया। हवेली जैसे उनकी मौजूदगी से जाग गई थी। विराज ने फैसला किया कि वो रिया को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी देना पड़े। उसने मकबूल दादा से सहायता मांगी। दादा ने बताया कि सावित्री की आत्मा को बांधने वाला मंत्र टूट चुका है और अब हवेली कुछ खोज रही है जो उसे कभी अधूरा छोड़ दिया गया था। दादा ने कहा, तुम्हें एक रस्म करनी होगी, पर ध्यान रखना, जो मांगा जाए वो देना ही पड़ेगा। विराज ने बिना सोचे हामी भर दी।
रात तय हुई। हवेली के भीतर एक मंत्र चक्र बनाकर विराज ने दादा के साथ रिया को पुकारना शुरू किया। हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर उभरी परछाइयां घूमने लगीं और अचानक आईने से धुआं निकलकर जमीन पर फैल गया। धुएं के अंदर से रिया की आकृति उभरने लगी, पर उसके साथ एक और आकृति भी थी, सावित्री की। सावित्री ने कहा, जो मेरा लिया गया था उसे लौटाओ। विराज ने कहा कि वो कुछ भी देने को तैयार है, पर रिया को छोड़ दे। सावित्री ने जवाब दिया, यादें, किसी की अनमोल यादें। और तभी उसने विराज की सबसे प्यारी स्मृति, उसकी मां की अंतिम बात खींचने की कोशिश की। विराज ने दिल पर पत्थर रखकर देने की अनुमति दे दी। कमरे में रोशनी फटी और रिया का शरीर उनके सामने गिर पड़ा। हवेली गूंज उठी, लेकिन विराज की एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति उससे छीन ली गई थी। रिया तो लौट आई, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक ठंडापन था, जैसे किसी अंधेरी जगह से होकर आई हो। गांव में शांति लौटने की बजाय और अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग अचानक अपनी पुरानी यादें भूलने लगे। किसी को अपना बचपन याद नहीं, किसी को अपनी मां का चेहरा। मकबूल दादा ने समझाया कि हवेली अब केवल रिया को नहीं, बल्कि पूरे गांव की स्मृतियों को पकड़ चुकी है। वो हर उस याद को खींच रही थी जिसमें दर्द, प्यार या कोई गहरा भाव हो, क्योंकि वही यादें सबसे शक्तिशाली होती हैं। एक रात गांव के मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी। जब लोग वहां पहुंचे, घंटी अपने आप हिल रही थी और मंदिर के फर्श पर किसी के चलने के निशान थे, पर वहां कोई था नहीं। अगले दिन पता चला कि मंदिर की देखरेख करने वाले बूढ़े पुजारी गायब हो गए हैं। उनके घर में बस एक कागज मिला, जिस पर सिर्फ लिखा था, लौटा दो। गांव की चिंता अब खौफ में बदल चुकी थी। विराज ने महसूस किया कि ये सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। हवेली किसी बड़ी चीज की भूखी हो चुकी है। तभी एक दिन रिया को अचानक एक अजीब सपना आया, जिसमें वो हवेली के नीचे किसी काले गड्ढे में खड़ी थी और कोई आवाज उसे पुकार रही थी। उसने विराज को बताया कि वो आवाज बार बार कह रही थी कि जो तुमने दिया वो अधूरा है। मकबूल दादा ने सुना और गहरी सांस लेकर कहा, हवेली अब सिर्फ याद नहीं चाहती, वो पहचान चाहती है, किसी की असल पहचान। उन्होंने कहा कि हवेली के अंदर एक बहुत पुराना संदूक है, जिसमें कभी सावित्री ने अपना अंतिम दर्द बंद किया था। जब तक वो संदूक न मिले और उसका राज न खुले, ये चक्र नहीं टूटेगा। उसी रात विराज, रिया और कुछ गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली इस बार पहले से भी ज्यादा सक्रिय थी। दीवारें हिल रही थीं, फर्श कांप रहा था और आईना बिना हाथ लगाए हिल रहा था। जब वे अंदर गए तो हवेली की लंबी गलियों में सांसों की आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई अदृश्य भीड़ उनके बीच चल रही हो। हवेली के तहखाने में उन्हें वो संदूक मिला। वो इतना पुराना था कि उस पर लगी लकड़ी पाउडर की तरह उखड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अंदर से काली हवा का झोंका निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। रिया चीखकर विराज से लिपट गई। संदूक के अंदर एक पर्ची और एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा था। पर्ची पर लिखा था, जिसने मुझे तोड़ा उसे उसकी पहचान के टुकड़े लौटेंगे, पर अधूरे। तभी हवेली गूंज उठी। सावित्री की आवाज कमरे में फैल गई, तुमने मुझे अपूर्ण लौटाया, अब मैं हर उस पहचान को अधूरा कर दूंगी जिसे तुम बचाना चाहते हो। हवेली की दीवारों से धुएं की आकृतियां निकलकर लोगों की यादें खींचने लगीं। कोई अपने पिता को भूल रहा था, कोई अपना नाम। विराज ने समझ लिया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खाली खोल बन जाएगा। उसने संदूक से उठा हुआ कांच का टुकड़ा आईने के सामने रखा। आईना कांपने लगा। सावित्री चीखी। तभी रिया ने अपनी बची हुई सबसे कीमती याद, अपने बचपन की एक स्मृति, फर्श पर रख दी। हवेली बुरी तरह कांपी, जैसे किसी ने उसके दिल को पकड़कर मरोड़ दिया हो। विराज ने अपने सीने से वो चीज निकाली जिसे वो अब तक बचाए हुए था, अपना नाम, जो उसकी मां ने मरते वक्त उसके कान में कहा था।
उसने वो नाम हवेली को सौंप दिया। हवेली जोरदार चीख के साथ बिखरने लगी। आईना टूट गया। हवेली की परछाइयां धुएं बनकर हवा में गायब होने लगी। सावित्री की आवाज धीमी पड़ गई। अब मैं समाप्त हूं। और उसका अस्तित्व मिटता चला गया। गांव पर फैला हुआ बोझ अचानक हल्का हो गया। लोग धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाने लगे, पर कुछ यादें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। रिया पूरी तरह सामान्य हो गई, पर विराज को अपना नाम याद नहीं रहा। गांव में लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते, पर उसे कोई नाम अपना नहीं लगता। हवेली अब खंडर हो चुकी थी, लेकिन उसकी मिट्टी के नीचे अब भी किसी अधूरी कहानी की गूंज दबे होने का एहसास होता था। एक रात विराज पीपल के नीचे खड़ा था, जब उसे हवेली की ओर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो पास गया तो हवा में एक पर्ची उड़ी और उसके पैरों के पास गिर पड़ी। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फिर मिलेंगे। विराज समझ गया कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। डर बस अपना रूप बदलता है। और सिंहवारा की काली हवेली शायद अभी भी जाग रही है।